जब एक गोद ली हुई बेटी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी जन्म देने वाले माता पिता को ढूंढने के लिए निकलती है तो उसे पता नहीं था कि ये फैसला उसका जिंदगी का सबसे गलत फैसला होगा। इस केस को सुनते हुए या देखते हुए घिन और गुस्सा एक साथ आता है, क्योंकि इस केस में कुछ भी सही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ते को तार तार कर देने वाली कहानी है ये। 1995 को 20 साल का स्टीवन प्लैडल 15 साल की एलिसा से इंटरनेट से पहचान कर लेता है और उससे मुलाकात करने के लिए न्यूयॉर्क से टेक्सास आता है। पूरे 2800 किलोमीटर है न्यूयॉर्क से टेक्सास, और एलिसा नाबालिग थी, इसे मेंशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा था ना, एक केस में कुछ भी सही नहीं है। आगे सुनिए। अपनी 15 साल की बच्ची से मिलने आया एडल्ट लड़के के साथ एलिसा को भेजने में उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टीवन और एलिसा रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और स्टीवन से मिलने के 2 ही साल में एलिसा प्रेग्नेंट हो जाती है और जनवरी 1998 को 17 साल की एलिसा एक बेटी को जन्म देती है। नाम रखते हैं डेनिस। बेटी के जन्म के बाद एलिसा नोटिस करने लगती है कि स्टीवन अपनी छोटी सी बेटी को फिजिकली अब्यूज करने लगा है। वो छोटी सी डेनिस के पूरे शरीर में चिमटियां काटता था, वो भी इतना जोर से कि बच्ची के शरीर पर उसके मार्क्स रह जाते थे। एक बार तो स्टीवन ने डेनिस को कूलर में बंद कर दिया और उसके अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होने का इंतजार किया, फिर ऑलमोस्ट बेहोश बच्ची को बाहर निकाला। अपनी बच्ची को रोज रोज ऐसे तकलीफ झेलते हुए देख एलिसा ने अपनी बेटी को किसी को गोद लेने का फैसला किया। 8 महीने की डेनिस को एंथनी और केली फुस्को नाम की कपल अडॉप्ट कर लेते हैं और डेनिस का नाम बदलकर केटी रखते हैं। एंथनी और केली अच्छे लोग थे। केटी उनके साथ डोवर न्यूयॉर्क में बड़ी होने लगती है। केटी की परवरिश में उसके गोद लिए हुए पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं की। अब केटी कॉलेज पहुंच गई थी। केटी के एडॉप्शन के बाद भी स्टीवन और एलिसा साथ रहे और 10 साल बाद उनकी 2 और बेटियां हुई, क्योंकि एलिसा को लगा कि अब वो दोनों बच्चों को ठीक से पालने पोसने की उम्र में है और स्टीवन ने जो अपनी पहली बेटी के साथ किया वो शायद इन बेटियों के साथ नहीं करेगा। स्टीवन को सही तरह से डिस्क्राइब करें तो कह सकते हैं कि वो था काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, क्योंकि ना वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छे से बर्ताव करता था, ना ही वो नौकरी करता था। स्टीवन और बच्चों को एलिसा कमा कर खिलाती थी। घर में हमेशा तनाव रहता था। स्टीवन हर बात पर घर में तोड़फोड़ शुरू कर देता था। 2016 में इन दोनों की जिंदगी में खुशियां लौटी जब उन्हें उनकी पहली बेटी केटी का फेसबुक पर मैसेज आया, जो अब 18 साल की थी। केटी को उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने ये बताया था कि उसे उन्होंने गोद लिया है और केटी कुछ समय से अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ रही थी। केटी अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अपनी छोटी बहनों के साथ हेनरिको वर्जीनिया रहने आ जाती है। केटी को गोद लिए हुए पेरेंट्स को लगता है कि केटी अभी बड़ी हो गई है और वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती है। अपने जन्म के माता पिता के घर केटी आती है। यहाँ सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। स्टीवन और एलिसा का रिश्ता पहले से खराब था और केटी के आने से बिल्कुल ही तबाह हो गया, क्योंकि स्टीवन बदल रहा था। उसने केटी के आने के बाद अपना लुक्स बदला। वो अपना दाढ़ी मूंछ निकाल कर बिल्कुल जवान दिखने की हर कोशिश कर रहा था। स्किनी जीन्स और टाइट टी शर्ट पहनने लगा और वो केटी से चिपके रहता था। ये बाप बेटी का नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। बाप बेटी का बढ़ती नजदीकियां देख एलिसा ने केटी को उसे गोद देने के पीछे की असली वजह का खुलासा किया। केटी को परेशान होना चाहिए था, लेकिन हुई नहीं। उल्टा बाप बेटी और करीब आने लगे। हद तो तब हुई जब अपनी 18 साल की बेटी के बेड के बगल में फर्श पर 40 साल का बाप सोने लगा। अब एलिसा इस पर सवाल उठाती है, कोई भी करता, आखिर जवान बेटी के कमरे में कोई भी बाप क्यों सोएगा? लेकिन स्टीवन इस सवालात से आग बबूला हो जाता है और एलिसा पर चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन एलिसा को ये नहीं पता था कि स्टीवन अपनी सगी बेटी केटी के सिर्फ कमरे में नहीं सोता था, उनके बीच शारीरिक संबंध थे। इससे अनजान एलिसा स्टीवन को डिवोर्स देने का फैसला करती है और अपनी दोनों छोटी बेटियों को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। छोटी बेटियों का कस्टडी स्टीवन और एलिसा दोनों को मिला था और केटी स्टीवन के साथ उसके घर में ही रहने लगती है। अब केटी और स्टीवन को घर में रोकने वाला कोई नहीं था। ये अनाचार जारी रहा। एलिसा और स्टीवन की बेटियां कुछ दिन माँ के साथ तो कुछ दिन पिता के साथ रहती थी। मई 2017 में एलिसा और स्टीवन की 11 साल की बेटी की डायरी में लिखी हुई कुछ बातें एलिसा के सामने उसकी पूर्व पति और उनकी बड़ी बेटी का रिश्ते का सच्चाई लेकर आता है। छोटी बच्ची लिखती है, केटी प्रेग्नेंट है। पापा कहते हैं वो दोनों कपल है। क्या उस रात को वो दोनों ज्यादा शराब पिए थे क्या? पापा तो वो शैतान है, वो एक शैतान। वो नरक जाएंगे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई टॉर्चर नहीं करेगा, वो खुद लोगों को टॉर्चर करते हैं। बच्ची ने अपनी डायरी में अपने पिता और बहन का पिक्चर्स भी ड्रॉ किए, बिल्कुल शैतानों वाली। एलिसा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, तो वो पुलिस को इस रिश्ते के बारे में इत्तला करने की फैसला करती है। पुलिस ने दोनों छोटी बच्चियों के साथ बात की, लेकिन केटी और स्टीवन को अरेस्ट नहीं किया।
और वो दोनों अपने रिश्ते को जारी रखते हैं। अब इस बेशर्मी की हद पार होना बाकी था। केटी और स्टीवन 20 जुलाई 2017 को पार्कटन मैरीलैंड जाते हैं। वहाँ वो दोनों शादी करते हैं। मैरीलैंड में रिश्तेदार आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, बाप बेटी तो कतई नहीं। तो ये दोनों झूठ बोलते हैं कि दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। अब इस झूठ की मदद से दोनों लीगली पति पत्नी बन जाते हैं। इस घटिया शादी में मेहमान भी आए थे। केटी के गोद लिए हुए पेरेंट्स और खुद स्टीवन की माँ भी शामिल हुई थी। हंसते हुए फोटो भी खिंचवाए थे। एंथनी और केली ने कहा कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं वो केटी का सिर्फ साथ दे सकते थे। सही बात है, उनकी गोद ली हुई बेटी उसके सगे पिता से शादी कर रही थी, वो कैसे बोल सकते थे? वो तो बाहर वाले हुए ना। खैर 1 सितंबर 2017 को केटी ने एक बेटे को जन्म दिया, बेनेट। लेकिन नए शादीशुदा जोड़े का खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। जनवरी 2018 को केटी और स्टीवन को अरेस्ट कर लिया गया और वर्जीनिया भेज दिया गया और पुलिस केटी, स्टीवन और बेनेट का डीएनए कलेक्ट करते हैं। केटी और स्टीवन पर इंसेस्ट का चार्ज लगता है। कोर्ट बेनेट का कस्टडी स्टीवन की मां को देता है और केटी और स्टीवन को एक दूसरे से किसी भी तरह का कांटेक्ट रखने पर पाबंद लगाता है। केटी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर न्यूयॉर्क चली जाती है। केटी कोर्ट के आदेश के बावजूद स्टीवन को फोन लगाती है और उसे कहती है कि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है और जाहिर सी बात थी, ये बात स्टीवन को रास नहीं आई। 11 अप्रैल 2018 को स्टीवन अपनी मां के घर जाकर अपने 8 महीने का बेटे बेनेट को ले लेता है। वो कहता है कि वो अपने बेटे को लेकर केटी के पास जा रहा है और उसकी मां ने उसे नहीं रोका। स्टीवन उस छोटे से बच्चे को अपने घर नॉर्थ कैरोलिना लाता है, फिर उसका दम घोट कर उसे मार डालता है। उस बच्चे के बेजान लाश को कबर्ड में भर देता है। अपने बच्चे का कत्ल करने के बाद अपने घर से 950 किलोमीटर दूर ड्राइव करते हुए न्यूयॉर्क आता है। एंथनी और केली फुस्को के घर के बाहर बैठकर उन पर निगरानी रखता है। उसे पता था कि केटी और उसका गोद लिया हुआ पिता केटी के अडॉप्टिव दादी माँ से मिलने कनेटिकट जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं, वो उनका पीछा करने लगता है। ज्यादा देर अपना गुस्सा नहीं रोक पाता है और जब सिग्नल पर एंथनी का गाड़ी रुकती है तो स्टीवन उनके बगल में गाड़ी रोकता है, फिर उन पर गोलियां चलाने लगता है। केटी और एंथनी का मौके पर ही मौत हो जाता है। नजदीकी एक फायर फाइटर ये सब देख रहा था और 911 को फोन लगाता है। 911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in the truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? Yes, right at the beginning of Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out in New York. The car pulled up, went around him, shot him. Whole clip full into his head. कुछ देर बाद 911 पर एक और कॉल आता है और इस पर कॉल स्टीवन की मां ग्रेस का था। वो कहती है कि उसके बेटे ने उसे फोन किया था और सब कुछ कबूला है। He killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. He left the baby dead when he left. केटी और एंथनी के कत्ल की जगह से 5 मील दूर पुलिस को स्टीवन का कार मिलता है। अंदर स्टीवन का बेजान शरीर पड़ा था। उसने अपने आप को गोली मारा था। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, इस केस में कुछ भी सही नहीं है और कोई भी सही नहीं है। इस केस में शुरुआत से ही कई सारे रेड फ्लैग्स थे। जब स्टीवन गलती नहीं गुनाह कर रहा था तब किसी को उसे रोकना चाहिए था, किसी को उसे कहना चाहिए था, लेकिन एलिसा के अलावा किसी ने कोशिश नहीं की। उल्टा उसके सपोर्ट में लोग खड़े हो गए। ये रिश्तेदारों के बीच का शादी नहीं था, ये सगे बाप का सगी बेटी से शादी था और स्टीवन की सगी माँ और केटी के गोद लिए हुए माता पिता ने भी इसे एक बार भी नहीं रोका। अगर किसी ने कोशिश की होती तो ये कहानी ऐसे खत्म नहीं होता। क्यों नहीं रोका, इससे बड़ी सवाल है कैसे नहीं रोका। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलविदा।